हेलो दोस्तों, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के बारे में। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। चैनल नया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, अगर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों के लिए नंबर ऑफ़ वैकेंसीज सबसे ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम्स। हालांकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पे भी कम ही होते जा रहे हैं डे बाय डे, जिसके बारे में मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया है मैंने। बट स्टिल अगर ओवरऑल जॉब्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ गवर्नमेंट जॉब्स, इंजीनियरिंग जॉब्स सिविल इंजीनियर्स के लिए ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे सिविल इंजीनियर्स को काम करने के लिए इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में CPWD के बारे में बात करेंगे, जानेंगे ब्रीफली क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, कैसे काम करती है, किस किस तरह के काम करती है, कब उसकी शुरुआत हुई, प्रमोशनल हायरार्कीज़ क्या हैं, रिसेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या एग्जीक्यूट किए इसने। फिर जानेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। इसमें गेट इनटू दिस डिपार्टमेंट आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने होते हैं। फिर जानेंगे यहाँ के वर्क लाइफ के बारे में कि CPWD के अंदर का वर्किंग स्टाइल क्या है। एंड आखिर में हम बात करेंगे इसके फ्यूचर स्कोप्स के बारे में, क्या ये एस्पायरिंग सिविल इंजीनियर्स के लिए अच्छा है नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। प्लीज़ 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 वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो देखो, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसकी शुरुआत ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था 1854 में टू एग्जीक्यूट द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। वंस ब्रिटिश ने पूरे के पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल कर लिया, देन ब्रिटिश अपने इंडिया में जो लूट्स हैं उनको अपने कंट्री ले जाना चाहती थी और इस यहाँ के एग्रीकल्चर्स को डेवलप करना चाहती थी। तो इसके लिए ब्रिटिश ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की इस्टेब्लिशमेंट की एंड इसका नाम रखा गया सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई एंड इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर। इसने इंडिया में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किए हैं। हमारा राष्ट्रपति भवन CPWD ने ही बनाया है, पार्लियामेंट बिल्डिंग CPWD ने बनाया, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, यूपीएस दिल्ली, ये सारी चीज़ें CPWD ने ही बनाई। आफ्टर इंडिपेंडेंस जितने भी IITs बने, NITs बने, जो भी एम्स बने, वो सारे के सारे CPWD ने बनाए। अभी रिसेंटली हमने देखा होगा सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में। तो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट भी CPWD ही एग्जीक्यूट कर रही है। रिसेंटली जो पार्लियामेंट बिल्डिंग इनॉग्रेट किया गया है वो भी CPWD ने ही एग्जीक्यूट करा है। हम सब ने टाटा प्रोजेक्ट्स का नाम जरूर सुना होगा वह जब पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात आती है, और हम सबको लगता है कि टाटा प्रोजेक्ट्स ने इस बिल्डिंग को बनाया है। एक्चुअल में टाटा प्रोजेक्ट्स वाज द लोवेस्ट बिडर जो CPWD ने टेंडर किया और उसमें लोवेस्ट बिडर टाटा प्रोजेक्ट्स आई एंड देन टाटा प्रोजेक्ट्स एज ए कॉन्ट्रैक्टर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। तो CPWD कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड साइट सुपरविजन, साइट एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, सारे के सारे काम CPWD ने किया एंड इसी तरह के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट CPWD ने एग्जीक्यूट करें। अभी जो नए IITs बन रहे हैं, जैसे IIT धारवाड़ हो गया, IIT पालक्कड़ हो गया, ये सारे IIT CPWD ही एग्जीक्यूट कर रही है। जितने भी एम्स बन रहे हैं, IIMs बन रहे हैं, मोस्टली दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय CPWD। इसके अलावा CPWD बॉर्डर फेंसिंग का काम करती है, बॉर्डर्स रोड्स बनाती है, बट मेजर जो CPWD का काम है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आप ऐसे एक सिविल इंजीनियर हो जो गवर्नमेंट में काम करना चाहते हो और आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट है,
then CPWD is one of the premier organization that you can join in India. अब बात करते हैं यहाँ के प्रमोशनल स्कोप्स के बारे में. तो देखो, यहाँ पे आप अगर एंटर करते हो तो आप एंटर करते हो आइदर एज जूनियर इंजीनियर और एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. तो अगर आप एज जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो यू गेट प्रोमोटेड टू असिस्टेंट इंजीनियर, देन टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड सो ऑन. सिमिलरली एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप प्रमोट होते हो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद आप प्रमोट होते हो एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर. देन फ्रॉम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर आप जाते हो चीफ इंजीनियर पे, देन एडिशनल डायरेक्टर जनरल, देन स्पेशल डायरेक्टर जनरल एंड फाइनली डायरेक्टर जनरल. तो इस डिपार्टमेंट को हेड किया जाता है बाय डायरेक्टर जनरल. एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ CPWD इज ऑल्सो टेक्निकल एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. So yes, for civil engineers, this is one of the most prestigious organizations and scopes काफ़ी अच्छे हैं. CPWD के specifications, manuals, general conditions of contracts, pan India and abroad, काफ़ी सारे organizations adopt करती है straight away. काफ़ी सारे organizations इसी terms and conditions को modify करके अपने contracts बनाती है एंड एग्जीक्यूशन करती है. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एक्ट करती है एज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ टेंडर कंडीशंस, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा. देखो, CPWD में आप दो तरह से रिक्रूट हो सकते हो. एक तो आप एज जूनियर इंजीनियर रिक्रूट होते हो, उसके लिए आपको SSC जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम देना पड़ता है. And then based on your rank, you are allotted CPWD or other organization. So CPWD most sought after department होता है and अगर आपके रैंक्स अच्छे होते हैं then you can get CPWD. Then आप अदर तरीके से ज्वाइन कर सकते हो, that is through UPSC Engineering Services Examination, जिसमें कि आप ज्वाइन करते हो एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ये ग्रुप ए की सर्विस होती है. सो पहले बात करते हैं SSC जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के बारे में. अगर आप SSC जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के थ्रू एंटर करते हो तो ये एग्ज़ाम कंपैरेटिवली आसान होता है. नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा होते हैं एंड एग्ज़ाम भी 2 लेवल का होता है. एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड देन मेंस होता है. कोई इंटरव्यू इसमें होता नहीं है. बट आप एज जूनियर इंजीनियर अगर ज्वाइन करते हो तो प्रमोशंस थोड़े लेट होते हैं एंड पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली थोड़े कम होते हैं. पर्क्स एंड अलाउंसेस के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, जो कि है UPSC के इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो देखो, UPSC का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के थ्रू अगर आप आते हो तो यू कम हियर एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. ये एग्ज़ाम कंपैरेटिवली टफ होता है. नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं, अराउंड 20 to 40 वैकेंसीज होती है ईयरली. एंड इसमें 3 लेवल के एग्ज़ाम होते हैं. पहले आप प्रीलिम्स देते हो, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद आप मेंस देते हो एंड वंस यू क्वालिफाई टू मेंस आपको इंटरव्यू देना होता है, देन यू गेट रिक्रूटेड. सो काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होता है एंड टफ होता है, काफ़ी टफ होता है. सो बट इट इज़ वर्थ इट. वाई आई विल टेल यू. देखो, जब आप जूनियर इंजीनियर की तरह ज्वाइन करते हो देन फर्स्ट पोस्ट जो होता है जूनियर इंजीनियर, दैट उससे आपको नेक्स्ट पोस्ट में प्रमोट होने के लिए 8 to 10 मिनट्स का टाइम लग जाता है. सो जूनियर इंजीनियर के बाद आप प्रमोट होते हो टू असिस्टेंट इंजीनियर, दैट टेक्स अराउंड 8 years ऑफ टाइम. फर्दर आप असिस्टेंट इंजीनियर के बाद नेक्स्ट पोस्ट आता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का. असिस्टेंट इंजीनियर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में अराउंड 10 to 12 years का टाइम लग जाता है, मे बी मोर. सो जो एज जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, मोस्ट ऑफ देम रिटायर एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स. ओनली सेलेक्ट को जो कि बहुत यंग एज में ज्वाइन करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं डिपार्टमेंट में, दे रिटायर एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज्वाइन करते हो देन आपका फर्स्ट 3 to 4 years का प्रोबेशन होता है एंड वंस यू क्लियर दैट प्रोबेशन यू गेट प्रमोटेड टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. सो काफ़ी यंग एज में आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हो एंड आपके लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं, मैनेजरियल स्कोप्स काफ़ी बढ़ जाते हैं एंड यू गेट ए ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपोजर.
towards management, towards execution of big projects, and it's good. So आप as executive engineer आप 8 to 10 years रहते हो, then you get promoted to superintending engineer, जहाँ पे आप another 10 to 12 years रहते हो, then आप as chief engineer promote होते हो, and then after 5 to 6 years of service you get promoted to ADG, and further SDG and then DG. Further अगर perks and allowances की बात करें तो perks and allowances भी एज AWE आपको ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू जूनियर इंजीनियर. perks and allowances के बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पे वर्क लाइफ कैसा होता है. सो देखो, काम तो बहुत ज़्यादा रहता है. गॉन आर द डेज जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट को आराम से काम करना होता था. नाउ आप नो डाउट ऑफ किस डिपार्टमेंट में जाते हो, किस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, एवरीबडी इज ओवरलोडेड, है ना, एंड यू हैव टू वर्क लॉट. काफ़ी टाइम्स आपको लगेगा कि यू आर अंडर पेड इन गवर्नमेंट. सो दैट्स वन ऑफ द रीजन्स कि मैं रिकमेंड करता हूँ अपने वीडियोज़ में कि भी गवर्नमेंट जॉब इज़ नॉट ए गुड थिंग टू जॉइन इन करंट डे. बट एनीवे, फॉर न्यू सिविल इंजीनियर्स आई थिंक joining government department is a good opportunity to learn. आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत या बेस में सीखने को मिल जाती हैं, एंड बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मैनेज करने को मिल जाते हैं. सो यू गेट टू लर्न अ लॉट. सो वर्किंग के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, आप एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगर ज्वाइन करते हो देन आपको फर्स्ट 4 years प्रोबेशन में रखा जाता है, जहाँ पे आपको एक सब डिवीज़न दिया जाएगा, या नहीं तो आप किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अंदर में प्रोजेक्ट में काम करोगे. आइदर केस में आपको रिलेटिवली स्मॉलर परव्यू में काम करना है, एंड यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, यू नो, फील्ड स्पेसिफिकेशंस, कैसे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को फील्ड में एग्जीक्यूट कराएंगे, ये सब आप लर्न करते हो. देन आप जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाते हो तो आपका एक्चुअल टेन्योर स्टार्ट होता है, जहाँ पे आपको बहुत वाइड रेंज ऑफ वर्क्स करने होते हैं. अगर पर्क्स की बात करें तो एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जब आप ज्वाइन करते हो तो यू ज्वाइन एट लेवल 10 एज पर 7 CPC. सो आपकी सैलरीज अराउंड 75,000 के आसपास रहेगी. जबकि अगर एज जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी समवेयर अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़ के आसपास रहेगी, बिकॉज आप ज्वाइन करते हो लेवल 6 में. और घर अगर आप एज AWE ज्वाइन करते हो तो आपको एक 3 BHK फ्लैट मिलता है किसी भी सिटी में, जिसके लेआउट्स कुछ इस तरह के होते हैं. ये फ्लैट तभी आपको मिलेंगे जब उस सिटी में GPRA अवेलेबल रहेगा. GPRA मीन्स जनरल पूल्ड रेजिडेंशियल अकोमोडेशन. ये गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होता है जो CPWD द्वारा बनाया जाता है, एंड CPWD ही मेंटेन करती है. अक्रॉस द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लोग एलिजिबल होते हैं इसमें रहने के लिए. सो यहाँ पे आपको टाइप 4 क्वार्टर्स मिलते हैं. टाइप 4 क्वार्टर्स इज़ अ 3 BHK यूनिट, है ना. तो जो लेआउट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये लेआउट लेटेस्ट लेआउट है एज़ पर लेटेस्ट नॉर्म्स. जहाँ पे पुराने GPRAs हैं, ऑब्वियसली वो लेआउट थोड़ा मॉडिफाइड रहेगा इसके कंपैरिजन में. सिमिलरली अगर आप एज जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो देन यू बिकम एलिजिबल फॉर टाइप 3 क्वार्टर्स. और टाइप 3 क्वार्टर्स का लेआउट कुछ इस तरह का होता है. अगेन दिस इज़ द लेआउट एज पर लेटेस्ट नॉर्म्स. तो जहाँ पे पुराने GPRAs हैं वहाँ पे ये लेआउट थोड़ा आपको मॉडिफाइड मिलेगा. फर्दर गाड़ी आपको एज AWE तभी मिलेगी जब आपके पोस्टिंग में उसकी रिक्वायरमेंट होगी. सपोज़ आप प्लानिंग पोस्ट्स में ज्वाइन करते हो तो आपको गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, बिकॉज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ओवर देयर. आप अगर सब डिविजन्स या प्रोजेक्ट में ज्वाइन करते हो देन यू गेट अ व्हीकल. जूनियर इंजीनियर्स आपको गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं. सब डिवीजन की अपनी गाड़ी होती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो समटाइम्स, बट मोस्टली इट इज़ यूज्ड बाय द ऑफिस हेड, दैट इज़ AE और AWE, whoever is the office head over there.
मेडिकल अलाउंसेस में आपको CGHS मिल जाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसमें काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मेडिकली आपको ठीक ठाक फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। एंड कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं CPWD में, क्योंकि आप अक्रॉस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के साथ आपके कॉन्टैक्ट अच्छे बन जाते हैं। इसके अलावा आई थिंक CPWD हैज़ एन एज ओवर अदर departments when you get into those departments through SSC JEE or UPSC Indian Services Examination. There are two reasons for that. पहला रीज़न ये है कि जब आप CPWD में ज्वाइन करते हो तो आपकी पोस्टिंग जनरली बड़े सिटीज़ में होती है, इफ़ नॉट टायर 1 सिटीज़, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में तो पक्का होगा। तो वो सिटी वाला लाइफस्टाइल आपको मिल जाता है। बेसिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, आपके बच्चों की स्कूल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं। जबकि आप अगर BR ज्वाइन करते हो तो या फिर MES ज्वाइन करते हो तो काफ़ी बार ये फैसिलिटीज़ आपको उतना नहीं मिल पाता। सेकेंड रीज़न जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे हिसाब से लगता है, एंड यहाँ पर CPWD का एज मुझे क्लियरली दिखाई देता है, इज़ दैट इस CPWD एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन है। नाउ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसा वर्क है जो कि प्राइवेट बॉडीज़ बहुत ईजीली कर सकते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अगर आप BRO में हो या फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज में हो तो आप क्या करोगे? आप रोड बनाओगे। नाउ रोड इज़ समथिंग विच इज़ सो कैपिटल इंटेंसिव कि इसको आम आदमी नहीं बना सकता। वो या तो गवर्नमेंट के थ्रू टेंडर आउट होगा या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे जो कि गवर्नमेंट की टेंडर्स उठाएंगे, है ना। तो द टाइप ऑफ वर्क, अगर आप खुद का कुछ करना चाहते हो या गवर्नमेंट से प्राइवेट में स्विच भी करना चाहते हो एट ए फ्यूचर डेट, तो आई थिंक CPWD आपको एक एज देती है। क्योंकि जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक्सीलेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हो, उसमें मास्टर हो जाते हो, तो you are valued for that and people will approach you. There are number of builders in the cities जो कि कंस्ट्रक्शन कर रही है। Then private लोग, छोटे लोग भी अपना अपना घर बनाते हैं। थोड़े पैसे होने से हो सकता है कोई मॉल बनाए, कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए। तो यहाँ पे डिज़ाइनिंग के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए you are valued. So you can start your own firm relatively easily अगर आप CPWD में हो तो। लास्टली बात करते हैं यहाँ पे फ्यूचर स्कोप्स के बारे में। क्या आपको यह डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो कल तो किसी ने नहीं देखा है, बट येस देयर इज़ फेयर चांस कि ये डिपार्टमेंट आगे जाके प्राइवेटाइज हो जाए, बिकॉज द करंट गवर्नमेंट इज़ इन अ मूड टू डू to lessen its role in economic activities of the country, which is a good thing actually, and it's an inevitable thing. अगर आप कैपिटलिस्ट इकॉनमी की ओर जानते हो तो गवर्नमेंट का रोल धीरे धीरे अपनी इकॉनमी में डाउन होता रहता है। सो आई थिंक ये शायद हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन तो होगा, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, एज लॉन्ग एज आप इस डिपार्टमेंट को ये सोच के ज्वाइन करते हो कि you have to learn building practices, sound building practices. अगर आपका एम है कि आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सीखना है, then this remains one of the premier organizations in the country जहाँ पे आपको immense learning opportunities मिलते हैं, be it contract management, be it planning of buildings, be it structural design, be it architectural design, be it execution and at site. You really learn a lot of things, and new technologies. This department is open to use of new technologies, and I think जितना ये open है उतना कोई दूसरा डिपार्टमेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, एटलीस्ट गवर्नमेंट में, क्योंकि वहाँ पे पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छे हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा मिलते हैं।
बट अगेन आई विल कॉशन यू कि आप इसको ज्वाइन करने के लिए अपने लाइफ के प्रेशस 3-4 years बर्बाद मत करना. गिव इट 1 year, गिव इट 2 years. अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज मूव ऑन इन योर लाइफ, मूव ऑन इन योर करियर. देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. सिविल इंजीनियर्स के डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. कंसिडर वॉचिंग दैट. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बिल्कुल नया चैनल है एंड दिस विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा देना एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल बिकॉज दिस इज़ अ वेरी न्यू चैनल. एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय.